हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान स्टडी विद विक्रम पर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मरहत्तर काल को पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने सुंग वंश को पढ़ा था, चेदी वंश को पढ़ा था, कर्ण वंश को पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि आंध्र सातवाहन को सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। सुंग वंश के बाद एक इंपॉर्टेंट शासक या एक तरीके से रूलर थे भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, और इनका एक तरीके से संबंधित क्षेत्र देखे तो ये दक्कन के क्षेत्र में थे। दक्कन इन द सेंस दक्षिण वाला जो क्षेत्र पेनिसुलर एरिया है उधर। ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक देखे जाए तो सिमुक थे। हालांकि नॉर्मल इससे क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। डेप्थ में हम गुप्ता पीरियड को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग एक जो विदेशी आक्रमण थे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण जितने भी थे, उसके बाद हम लोग गुप्ता पीरियड को सेपरेट लेक्चर में उसको एक तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पढ़ते हैं। इस वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। ठीक है, कहा जाता है कि एक तरीके से ये जनजातीय समाज से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये आंध्र सातवाहनी ने क्यों कहा जाता है? अशोक के अभिलेखों में देखिए लिखा है मैंने, अशोक के अभिलेखों में सातवाहनों को आंध्र कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइए कि इनका टाइम पीरियड अलग है, अशोक का टाइम पीरियड अलग है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये समकालीन भारत की बात कर रहा हूं, जब ये अशोक हुए, अशोक के जो परवर्ती राजा हुए, उन्होंने इनके बारे में अभिलेखों में लिखा है। ठीक है, या अशोक के समय से भी ये लोग थे, लेकिन उस समय उतने विकसित नहीं थे, एक तरीके से प्रख्यात नहीं थे। उनके डिक्लाइन फेज के बाद ये एक तरीके से अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। ठीक है, इनका समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज। मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब ही होता है शासिका माता होंगी। व्यवहारिक रूप से हालांकि रूलर पुरुष ही होते थे, लेकिन अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लेकर ये चलते थे। जैसे आगे पढ़ाऊंगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी, फिर पुलुमामी, वशिष्ठ, पुलुमामी, ये पढ़ाऊंगा। ठीक, अपनी माता का नाम लेके चलते हैं। जैसे आप दक्षिण भारत में कभी जाएंगे तो एक अपना नाम के साथ साथ अपने पिता या मदर का सरनेम लेके या नेम लेके चलते हैं आगे। ठीक है, उसी को बताया जा रहा है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैटर्नपुर थी। ठीक, इन्होंने ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किया था। आप देखेंगे कि जब देखेंगे अशोक एक तरीके से मौर्य काल का डिक्लाइन फेज के बाद एक तरीके से ब्राह्मण धर्म को वर्चस्व या स्थापित उसको करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, आप देखेंगे उस समय जैन धर्म या बौद्ध धर्म को थोड़ा सा दबाने की कोशिश की। हालांकि उस समय भी कुछ रूलर ऐसे आए जो एक तरीके से उसको प्रमोट किए, आगे की तरफ बढ़ाए इसको। ठीक है, सिमुक की मृत्यु के पश्चात कृष्णा सिंहासन पर बैठे, इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसके पश्चात इस वंश के 17वें शासक कौन थे? हाल थे, जिन्होंने गथा सप्तशती लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में। ठीक है, इस वंश के महानतम शासक कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। ठीक है, इनकी माता का नाम गौतमी बलश्री था। कहा जाता है, नासिक अभिलेख में कहा गया है कि इनके घोड़े ने 3 सागरों का पानी पिया है। 3 सागरों इन द सेंस अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर। इसका कहने का मतलब यह था कि मतलब इनका क्षेत्र विस्तार यहां तक पूरा था। उसी के हिसाब से ये कोटेशन किया गया है, नासिक अभिलेख में इसको लिखा गया है। ठीक है, मैंने उसको नहीं लिखवाया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता, इसलिए मैंने उसको मौखिक रूप से बता दिया मैंने। ठीक है, इनको एक ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि एक ब्राह्मण के नाम से किनको जाना गया। ठीक है, इतिहास में इस वंश के एक और महान शासक हुए वशिष्ठिपुत्र पुलुमामी थे। ठीक है, इनके बाद इनका क्षेत्र विस्तार कहाँ था? कृष्णा नदी के आसपास, आंध्र प्रदेश के, वर्तमान में देखें तो आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था इनका संबंधित जो क्षेत्र था रूलिंग करने वाला। इन्होंने अमरावती कला को संरक्षण दिया एवं उसकी मरम्मत कराई। क्वेश्चन पूछता है कि अमरावती कला किस वंश से या किस राजा से संबंधित है? तो इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, कृष्णा से, वशिष्ठिपुत्र पुलुमामी से। ठीक है, इन्होंने जहाज की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाले जब भी देंगे ऐसे ही देंगे कि जहाज वाली आकृति किसने जलवाए थे। अंतिम शासक कौन थे? पुलुमामी चतुर्थ। ठीक है, संस्कृत इनकी राजकीय भाषा थी। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से जितना क्वेश्चन बनता है, मैंने उन चीजों को नोट डाउन करा दिया। ठीक है, संस्थापक पूछता है, राजधानी पूछ लेती है, कभी कभी राजधानी पूछता ही है। अभी ने ये क्वेश्चन गथा सप्तशती किसने लिखी थी, जो ऑथर या बुक में क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाता है। इस वंश के महानतम शासक कौन थे? ठीक है, महानतम शासक का क्वेश्चन कभी दे तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को लगेगा, क्योंकि इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा आप देखेंगे इस साम्राज्य का विस्तार हो या चरम स्तर पर पहुंचा। ठीक है, उसके बाद भी वशिष्ठिपुत्र पुलुमामी थे, लेकिन देखिए किसी भी साम्राज्य का विस्तार अगर या चरम स्तर पर पहुंचता है तो उसके बाद उसका डिक्लाइन फेज भी होता है। ठीक है, ये तो तय है। जैसे मुगल पीरियड का हुआ, गुप्ता पीरियड का हुआ, मौर्यन एम्पायर का हुआ। उसका कारण क्या है? उसकी नीति होती है, उसके कमजोर सक्सेसर होते हैं, और भी बाहरी आक्रमण हो गए। हालांकि इसके बाद आप देखेंगे
विदेशी आक्रमण हुए, हिंदू यूनानी, शक के आक्रमण हुए, पल्लव के हुए, फिर कुषाण हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुषाण को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं विदेशी आक्रमण को पढ़ाता हूं। तो चलिए, उसके बाद हम कुछ विदेशी आक्रमण जो थे, उसके बाद जो 4 विदेशी आक्रमण हुए थे भारत में, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आक्रमण था, विदेशी आक्रमण जो हुआ था हिंदू यूनानी। ठीक है, तो पहला इसमें टॉपिक क्या था, जैसे हिंदू यूनानी थे, उसके बाद शक आए, पल्लव आए और कुषाण आए। ठीक है, इन चारों को पढ़ने के बाद हम गुप्ता पीरियड को नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदू यूनानी को यवनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यवन। आप लोगों ने एक तरीके से पर्दा प्रथा के बारे में सुना होगा। पर्दा प्रथा की शुरुआत यवनों ने की थी। मैंने इस चीज को लिखवाया नहीं, बस मैं इस चीज को बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर जरूरत लगे तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इन्होंने पहली बार उत्तरी अफगानिस्तान के भाग पर आक्रमण किया था। ठीक है, मध्य एशिया में शकों एवं कुषाणों के आक्रमण से भारत की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, मध्य एशिया में जब कुषाणों एवं शकों का जब आक्रमण हुआ तो ये एक तरीके से भारत की तरफ आए। ठीक है, और ये भारत में 3 शाखाओं में आए थे। कौन कौन से? प्रथम शाखा जो था बैक्टीरिया, उत्तरी अफगानिस्तान। दूसरी शाखा तक्षशिला। ठीक है, जो हेलियोडोरस था, जो एक तरीके से एंटियोकस का राजदूत था भारत में, एक तरीके से दूसरी शाखा से संबंधित था, जो भारत में भागभद्र के समय आया था। भागभद्र कौन? शुंग वंश का एक शासक या राजा का है। ठीक है, शुंग वंश का भागभद्र एक राजा था। ठीक है, और तीसरी शाखा क्या थी? साकाल, सियालकोट। वर्तमान में आप देखें तो पंजाब के लाहौर वाला क्षेत्र जो है उसी को बोल रहे हैं। और भारत में एक तरीके से आप देखें तो हिंदू यूनानी का संस्थापक आप देखें तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है हेलियोडोरस, भागवत के शासनकाल में भारत है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदू यूनानी की तीसरी शाखा पंजाब में स्थापित हो गई थी। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं। भारत में ड्रेमेटियस को हिंदू यूनानी शासक का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में हिंदू यूनानी का संस्थापक कौन है? ऑप्शन में एंटियोकस और भी देंगे, लेकिन ड्रेमेटियस है। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा आप लोग। मिंडार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मिंडार और नागसेन के बीच में जो संवाद हुआ था उसके बारे में पूछता है। ठीक है, नागसेन कौन थे? एक तरीके से बौद्ध प्रचारक या बौद्ध संत भी बोल सकते हैं या सन्यासी भी बोल सकते हैं। ठीक, एक प्रसिद्ध गद्य मिलिंद पंद में मिलिंद और नागसेन के संवाद पर आधारित है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहुत सारा। ठीक है, भारत में जो पहली बार लेख या सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? हिंदू यूनानियों ने। क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़े पैमाने पर अशुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए, लेकिन एक तरीके से स्टार्टिंग किसने की थी? हिंदू यूनानियों ने। ठीक है, उन्होंने नहर का निर्माण करवाया, बांधों का निर्माण करवाया। इन्होंने भारत में ज्योतिषी और औषधि विज्ञान या उसका विकास किया। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखिए ऐसे देगा, क्वेश्चन में दे देगा उसके संस्थापक कौन थे, किस क्षेत्र में रूलिंग करते थे या कहाँ के वो थे, और फिर स्टेटमेंट दे देगा कि इन्होंने ज्योतिषी का या औषधि विज्ञान का विकास किया कि नहीं किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। इन्होंने भागवत धर्म का विकास किया कि नहीं, इन्होंने गांधार कला का संरक्षित किया, इन्होंने आधिकारिक भाषा जो थी संस्कृत थी। क्वेश्चन पूछ देगा कि स्टेटमेंट में कि इनकी आधिकारिक या तरीके से राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत। तो अगर पता रहेगा स्टेटमेंट तो आप वहां पे कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए इसके पीछे इतना सारा कराने का मतलब होता है कि आप अगर क्वेश्चन स्टेट लेवल के पीसीएस में भी अगर क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप तुरंत टैकल कर ले उस चीज को। ठीक है, तो इस चीज को नोट करिए। तो आइए, हमने हिंदू यूनानी को पढ़ने के बाद उसके बाद सबको पढ़ते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1st BC से 400 AD के बीच में। ठीक है, ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। मध्य एशिया इन द सेंस जो ईरान, इराक और एक तरीके से भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है उसके आसपास के मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये भारत में 5 शाखाओं में आए। कौन कौन थे? एक अफगानिस्तान, मथुरा, तक्षशिला, उज्जैन और गिरनार। ठीक है, भारत में इनकी सबसे शक्तिशाली राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी, उसमें भारत में थी, अब वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, जैन और गिरनार के क्षेत्रों में इनके मुख्य प्रतिद्वंदी सातवाहन थे। गिरनार गुजरात वाला क्षेत्र है जिसमें सुदर्शन झील, आगे पढ़ेंगे सुदर्शन झील का जो निर्माण या उसका एक तरीके से पुनरुद्धार रुद्रदामन ने जो कराया था। ठीक है, सातवाहन पुत्र गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शकों को पराजित किया था। कौन से राजा? नाहपान राजा को। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि शक राजा नाहपान को किसने पराजित किया था? ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका टाइम पीरियड 130 से ये 150 AD है। ठीक है, रुद्रदामन थे जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, ये क्वेश्चन पूछता है किस जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है, कई बार ये इंपॉर्टेंट बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आई थिंक 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आइए हम पार्थियंस को पढ़ते हैं या पल्लव। इन्हें पल्लव के
नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये ईरान से आए थे, ठीक है। इन्होंने भारत में शकों को पराजित कर दिया था, शकों को इन्होंने पराजित किया था, और एक तरीके से आप देखें तो सातवाहनों ने भी पराजित किया था, ठीक है। हालांकि आप देखें सबसे कमजोर अगर विदेशी आक्रमण जो थे, रूलर जो थे, वो पार्थियंस ही थे, ठीक है। राजधानी इतिहासकारों के अनुसार तक्षशिला के आसपास थी। कोई फिक्स मतलब अभी तो कोई फिक्स बता नहीं जा पाया, लेकिन हाँ तक्षशिला के आसपास इनकी राजधानी थी, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार ये एक कमजोर शासक थे, ठीक है। भारत में मिथ्रोडेटस शासक हुए, परंतु महानतम शासक गोंडोफर्निस हुए, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि इसके सबसे प्रतापी राजा कौन से हुए, गोंडोफर्निस के बारे में पूछता है। भारत में पहली बार ईसाई धर्म का आगमन इसी के साथ हुआ था, विदेशी आक्रमण इसी के साथ हुआ था, ठीक है। इसको नोट करिए, उसके बाद हम कुषाण को पढ़ाते हैं। तो आइए इन विदेशी आक्रमण हम लास्ट कुषाण वंश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में गुप्ता पीरियड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसके बारे में एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। कुषाण वंश, इसके जो राजा जो थे ये एक तरीके से आप देखें तो चीन से आए थे, ठीक है। इनका मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। इन्हें तोचरियान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा है कई बार कि तोचरियान के नाम से किस विदेशी शासक या किस विदेशी रूलर को या किस वंश को जाना जाता है, ठीक है, तोचरियान, कुषाण वंश को, ठीक है। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुजुल कड़ीफिसिस था, ठीक है। इन्होंने भारत में इसका स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद विम कड़ीफिसिस ने सिंहासन पर संभाला, ठीक है, सिंहासन पर बैठे एक तरीके से संभाला, ठीक है। ये प्रारंभ में आप देखेंगे तो शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, लेकिन बाद में जब कनिष्क इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, जब रूलर बना, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना या उसको फॉलो करने लगा, ठीक है। कनिष्क जो था विक्रम कनिफिसिस का ही पुत्र था, ठीक है, जिसने एक तरीके से इसको वास्तविक संस्थापक माना गया है, ठीक है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही चलाए थे। क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले सोने के सिक्के जो भारत में थे हिंदू यूनानियों चलाए थे, बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो थे कुषाणों ने चलाए थे। कुषाणों में वो भी कौन, कनिष्क ने चलवाए, ठीक है। प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। इनके समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी या समिति हुई थी, ठीक है। और किसके अध्यक्षता में, एक तरीके से रूलर तो कनिष्क थे, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे, आप देखें तो वसुमित्र थे, ठीक है, जो इनके दरबारी एक तरीके से विद्वान थे। इन्होंने देवपुत्र की उपाधि ली। क्वेश्चन पूछा है कई बार, ठीक है, कि देवपुत्र की उपाधि किसने ली थी, कनिष्क ने ली थी। कनिष्क के शासन काल में नाथुला पास का निर्माण, नाथुला पास वर्तमान में कहाँ है, सिक्किम, ठीक है। वो हालांकि इस समय भी चालू है, कुछ आप देखें तो बंद हो गया था, आई थिंक 2002 या 2006 के करीब इसको दोबारा चालू कर दिया गया, ठीक है। और एक तरीके से व्यापार मार्ग के लिए जाना जाता है, रेशम मार्ग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसे रेशम मार्ग के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने नापान शक राजा को हराया था, देख रहे हैं, शक राजा को सबने हराया, पल्लव भी हराया, एक तरीके से शक भी, ये तो शक है ही, हिंदी यूनानी पल्लव कुषाण सब, मतलब सब ने इन्हें हराया, ठीक है। 78 एडी में इन्होंने एक पंचांग चलाया, शक संवत, जिसको भारतीय गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अपनाया गया, आज भी हम फॉलो करते हैं उसको, ठीक है। कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, कौन कौन थे, चरक, आयुर्वेद के विद्वान थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। सुश्रुत, शल्य चिकित्सा, शल्य मतलब ऑपरेशन जो भी है उसी को शल्य चिकित्सा बोलते हैं, उसके हैं सुश्रुत संहिता लिखी, ठीक है। क्वेश्चन कई बार ये मैथ दो कॉलम में करके पूछता है कि चरक संहिता किसने लिखी है, अश्वघोष, इसके दरबारी कवि थे, बुद्ध चरितम, सौंदर्य नंद लिखा इन्होंने, ठीक है। वसुमित्र, चौथी बौद्ध समिति इन्हीं के समय हुई थी। और नागसेन तो आप जानते हैं, नागसेन और मिलिंद पंत के बीच में एक तरीके से संवाद हुआ था, बहुत फेमस है, उसके बारे में, ठीक है। तो ये चीजें तो लेक्चर कंप्लीट हुई। अगले लेक्चर में हम गुप्ता पीरियड को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन की तरफ बढ़ेंगे, 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे रूलर या शासक उसको पढ़ने के बाद, ठीक है। आई होप ये लेक्चर अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।